नमस्कार दर्शकों, महिला जगत के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जब हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की तो हमारे जहन में महिलाओं का आत्मनिर्भर और शक्तिशाली स्वरूप उभर कर सामने आता है। और आज के समाज में महिलाएं घर संभालने से लेकर घर चलाने तक की जिम्मेदारी बखूबी निभाती नजर आ रही हैं। और इसी विषय में हमें जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में महफूजा हुसैन जी और रेखा पारिया जी मौजूद हैं। आप दोनों अतिथियों का हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले प्रश्न करना चाहूँगी महफूजा हुसैन जी से। जब हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की तो बस्तर के क्षेत्र में आप इसे किस तरह देखती हैं? जैसे कि बस्तर विश्व प्रसिद्ध है, वैसे यहाँ की महिलाएं भी विश्व प्रसिद्ध है। मैं मानती हूँ कि यहाँ की महिलाएं किसी से कम नहीं हैं, चाहे वो महुए की खुशबू हो, चाहे कलाकृति। बस्तर की महक देश विदेशों तक यहाँ की महिलाओं ने पहुँचा चुका है। बस कमी है तो इस बात की कि उन्हें मंच नहीं मिलता, उन्हें ऐसा जगह नहीं मिलता जहाँ पे उन्हें मौके मिल सके। बेसिकली मैं बोलती हूँ उन्हें मौके की तलाश होती है, एक स्टेज चाहिए होता है जहाँ पे वो अपनी बात, अपनी कला दिखा सके। जी बिल्कुल। रेखा जी, इसी प्रश्न के संदर्भ में मैं आपके भी जवाब जानना चाहूँगी। बस्तर की महिलाएं और सशक्तिकरण की हम बातें आज कर रहे हैं। जब हम बस्तर को देखते हैं तो अगर हम किसी बाहरी व्यक्ति से पूछते हैं कि आप कैसे सोचते हो बस्तर को, बस्तर जंगल या फिर माओवादी, यही परिभाषा पूरे नेशनल इंटरनेशनल लेवल में जो है चर्चाएं होती है। और हम बात कर रहे हैं आज महिला सशक्तिकरण की। यहाँ पर हम ये देखते हैं, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है महिलाओं को लेके, खासकर बस्तर की महिलाओं को लेके, तो लगभग 70% आबादी जो है ट्राइबल महिलाएं हैं। और वो महिलाएं जब हमारा दौरा गांव के तरफ होता है या किसी कारणवश से काम के सिलसिले में या किसी तरीके से बात करने के विषय पे या फिर मिलने मिलाने की बात होती है, तब हम ये देखते हैं कि बस्तर की जो महिलाएं हैं किसी भी क्षेत्र में वो आगे नहीं है। अब हम अगर क्षेत्र की बात करते हैं तो हमारी ट्राइबल महिलाएं जो ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, वो किसी भी चीज़ में, चाहे वो खेती में काम की बात हो रही है या बच्चों को पालने की बात होती है या फिर मार्केट में जाके अपनी जो साप्ताहिक बाज़ार होती है किसी भी चीज़ों को, वनोपजों को बेचने की बात होती है, तो आप ये देखेंगे कि होम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, वो पूरे सभी चीज़ों में सवेरे से उठ के लेके रात में सोने तक में वो कितनी अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को संभालती है। जी। तो हम सशक्तिकरण की जब बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि बस्तर की महिलाएं और सशक्तिकरण की बात होनी चाहिए, क्योंकि वो पहले से ही सशक्त है। जी, रेखा जी ने कहा कि बस्तर की महिलाएं अपने आप में सशक्त हैं, लेकिन फिर भी मेरा एक प्रश्न है महफूजा जी से कि बस्तर जो है आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, तो इसमें किस तरह से महिलाओं को और आगे ले जाया जा सकता है जब हम सशक्तिकरण की बात करते हैं? तो जैसे रेखा जी ने कहा और आपने कहा कि ये आदिवासी क्षेत्र है और ज़्यादातर हम गांव की महिलाओं को इस तरीके से देखते हैं। सबसे पहली जो कमी है शिक्षा, जिसमें कहीं ना कहीं महिलाएं पीछे हैं, क्योंकि बेसिक है एजुकेशन। अगर एजुकेट नहीं है, शिक्षित नहीं है महिलाएं, तो सेकंड स्टेप वो नहीं ले सकती। कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा रीज़न है महिलाओं का पीछे होने का। तो यहाँ पे भी जो रेशो है हमारा बहुत पीछे है यहाँ की महिलाएं। तो अगर हम काम कर रहे हैं, अगर चाह रहे हैं एक अवेयरनेस के तौर पे कि महिलाएं आगे आई, तो हमें सबसे पहले उनके शिक्षा पे ध्यान देना होगा। चाहे वो शिक्षा घरेलू हो, पढ़ाई हो, बच्चों से संबंधित हो, मेंस्ट्रुएशन हाइजीन, माहवारी से संबंधित हो, एक छोटी छोटी चीज़ें जो हम उनको सिखा सकते हैं, हम उनको बता सकते हैं, जिस जरिए से हम उनको शिक्षित कर सकते हैं और जानकारी दे सकते हैं। रेखा जी, मेरा ये सवाल है कि जब हम सशक्तिकरण की बात करते हैं तो महिला सशक्तिकरण में ऐसे कौन से मुख्य तत्व होते हैं जो मुख्य भूमिका निभाते हैं? जब हम बात करते हैं कि महिलाओं को आगे आनी चाहिए, महिलाओं को रिजर्वेशन की भी बात करते हैं हम कि इतना % रिजर्वेशन महिलाओं के लिए होनी चाहिए, महिलाओं को वो सभी प्लेटफॉर्म मिलने चाहिए, ये केवल हम बातें ही करते हैं। आप अगर एक छोटी सी कम्युनिटी गठन की ही बात कीजिए
तो हम उसमें कहते हैं कि इतने % महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो क्या हम भागीदारी पे बात कर रहे हैं वहाँ पे, या केवल हम कई लिखी हुई शब्दों को ही बोलने के लिए बोल रहे हैं? तो मुझे लगता है कि हम बार बार कह रहे हैं कि हमारा ये ट्राइबल क्षेत्र है, बस्तर की महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ग्रामीण स्तर पे अगर हम ग्राम सभा की ही बात करते हैं तो वहाँ ये होता है कि 1/3 महिलाओं का पार्टिसिपेशन ग्राम सभा में कितना ज़रूरी है। अब 1/3 महिलाएं क्या उस ग्राम सभा में आ रही है, ये देखने की विषय है। दूसरा, अगर वो आ रही है ग्राम सभा में तो क्या वो अपने बातों को, अपने ग्राम के विषय को उस पर व्यक्त कर रही है, किसी बिंदु पे बहस कर रही है, या किसी चीज़ों को आगे लाने की कोशिश कर रही है। दूसरी ये बात है कि अगर वो इन बातों को बोल रही है तो क्या उनकी बातों को कितना वेलकम किया जाता है, या उनकी बातों को कितनी सुनी जाती है। अब हम ये कह रहे हैं कि किस तरीके से हमें उनके आगे लाने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि छोटे छोटे चीज़ों में ही हम उनको आगे ला सकते हैं। ग्राम सभा में हम उनको आगे ला सकते हैं, अपनी बातों को बोल सकते हैं। दूसरा, चूँकि ये जंगल क्षेत्र है, हम पूरे निर्भर है अपने वनोपजों पे, तो आप ये देखेंगे कि वनोपजों का भी एक अपना समिति होता है, उस पर भी वो किस तरह से रक्षा कर सकती है। तो मेरा ये कहना है कि मैं दूर तक नहीं जा रही हूँ, मैं बस अपने गांव, अपने जंगलों की बात कर रही हूँ, अपने कानून की बात कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि हमें वहाँ पर बिल्कुल पार्टिसिपेट करना चाहिए, हमें आगे आना चाहिए और उस पर हमें बात करना चाहिए। जी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया कहा आपने। अगला क्वेश्चन है मेरा महफूजा जी से। जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो आज के समाज में कितना ज़रूरी है ये? दीप्ति जी, कितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे लिए खाना खाना, पानी पीना और जीवन जीना। क्योंकि बिना महिलाएं समाज अधूरा है। हर घड़ी, हर कदम में, चाहे वो बेटी के रूप में हो, माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, सखी के रूप में हो, चाहे प्रेमिका के रूप में हो, महिलाएं हमारे आसपास होती हैं। तो उनकी भागीदारी उतनी ही ज़रूरी है जैसे मैंने बताया कि हमारे लिए भोजन। तो जब उसकी भागीदारी उतनी ज़रूरी है, जब उसका प्रेजेंस का उतना ही वैल्यू है, तो उसको उतना सम्मान, उसको उस चीज़ की बराबरी और भागीदार, जैसे वो जीवन में भागीदारी ना, तो उसे हर कानून, हर जरिया, हर एक मुद्दे, हर एक सोच, हर एक डिसीजन में वैसे ही उसको भागीदारी मिलनी चाहिए। और उसको उस विषय में बराबर की जब भागीदारी होगी ना, तब समझ में आएगा कि महिलाएं कितनी ज़रूरी है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। रेखा जी, मेरा प्रश्न आपसे है कि जिस तरह हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो इस संदर्भ में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? दीप्ति जी, चुनौतियाँ नहीं है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि हमें किसी विषय पे बात करनी चाहिए। जहाँ अच्छी चीज़ें हैं तो वहाँ चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल। तो इस पे मैंने ये महसूस किया, महिला जब सशक्तिकरण की बात कर रही हैं तो मैं खुद एक महिला हूँ, और चैलेंजेस जब आती है तो चैलेंजेस केवल मेरे घरों के चैलेंजेस नहीं होते हैं। जहाँ हम कार्य कर रहे हैं, अगर महिलाएं कहीं पर जॉब करती है तो वहाँ भी उसे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने होते हैं। हम अभी हमारे साथी ने कहा कि भागीदारी की बात हो रही थी, इक्वालिटी की बात हो रही थी। हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल बराबर वाली भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन अगर हम कहीं काम करने ही जाते हैं, एक छोटा सा लेबर का ही काम हम करते हैं, तो हम वहाँ क्या पाते हैं? सैलरी दोनों की बराबर नहीं है। जी बिल्कुल। ये तो खुद ही एक चैलेंज है। काम तो आप बराबर ले रहे हो, फिर कैसे आप मेरे साथ में पार्शियलिटी कर रहे हो? फिर दूसरी, ये एक लेबर क्लास महिला की मैं बात कर रही हूँ। दूसरा, अगर मैं बोलूँगी कि कोई एक अच्छे इन्वायरमेंट में वो काम कर रही है, तो हम वहाँ क्या देखते हैं कि आप चाहे कितने भी अच्छे मार्क्स से पास हो जाइए, या जिस पोजीशन के लिए आप आए हैं आप वहाँ आ जाइए और उस माहौल में आइए, तब आपको देखेंगे कि आपके लिए एक काम अलग तय किया गया है। आप कैपेबल है, नो डाउट, लेकिन चूंकि आप महिला है तो आपके लिए हम क्या करेंगे? आप थोड़ा पेपर इधर कर दीजिए, आप थोड़ा ये काम कर दीजिए। बट जहाँ पर डिसीजन मेकिंग पावर की बात होती है,
या कोई पोजीशन होती है, वहाँ पर तब आपको वेलकम नहीं किया जाता, क्योंकि आपको पूरी नॉलेज है, आप वो पूरे क्रॉस करके वहाँ पर आए हैं, लेकिन फिर भी आपको वेलकम नहीं किया जा रहा है क्योंकि आप एक महिला है। और लोगों का मानना ऐसा है कि शायद इसके अंदर में उतनी स्किल नहीं होगी, सोचने की शक्ति उतनी अच्छी नहीं होगी, या कोई काम को करने के लिए उतना ज़्यादा कैपेबल नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक चैलेंजेस हम फेस करते हैं लगातार, आज भी हम फेस कर रहे हैं। मैं महफूजा जी से भी क्वेश्चन करना चाहूँगी कि जैसे महिला को हर तरह के निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो, तो यह किस तरह से मुख्य भूमिका निभाता है महिला सशक्तिकरण में? दीप्ति जी, पहले तो महिलाओं को खुलकर अपनी बात रखनी होगी। अगर अपना बात मनवाना है या अपने किसी भी फैसले या मुद्दे को वो चाहती है कि उसमें वो फैसला ले सके, तो पहले उनको खुद ये सोचना होगा कि जो बात वो रख रही हैं, जो वो चीज़ रख रही है, कॉन्फिडेंटली सामने वाला उसको सुन और समझ रहा है। पहले उनको अपनी बात इतनी इस तरीके से खुलकर रखनी होगी ताकि सामने वाला उसको डिनाई ना करे। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण का, और ख़ासकर बस्तर की महिलाओं के लिए, तो कहीं ना कहीं सिर्फ इसी रीज़न से वो पीछे रह जाती है। कॉन्फिडेंस है लेकिन वो बोल नहीं पाती, अपनी बात रख नहीं पाती है खुलकर। तो ये बहुत बड़ा एक रीज़न है जिस वजह से कहीं ना कहीं महिलाएं पीछे हैं। और जो रेखा जी ने अभी कहा, कार्यस्थल पर जो बराबरी समानता नहीं होती, उसमें एक बिंदु मैं जोड़ना चाहूँगी। ये हर ऑफिस में देखने मिलेगा, आप भी इत्तेफाक रखती होंगी, मैडम भी इससे इत्तेफाक रखती होंगी। बहुत सक्षम होती है महिलाएं, काम भी करती है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। क्या होता है कि कई बार ये होता है कि कहीं वो हमसे आगे ना निकल जाए। हम बराबरी की बात कर रहे हैं लेकिन यहाँ एक कंपटीशन होता है कि कहीं वो हमसे आगे ना निकल जाए, और वो एक महिला होकर मेरी बॉस है या मेरी सीनियर है और मुझे उससे ऑर्डर लेना पड़ रहा है, तो कहीं ना एक ये ईगो पे आ जाती है बात। तो ये भी एक रीज़न है। और उसके बाद क्या होता है कि अगर वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और वो आगे जा रही है, तो सीधा सबसे पहली बात होती है उसके चरित्र पर। अब आगे बढ़ते हैं। रेखा जी, आपसे मेरा प्रश्न है कि जैसे महिला सशक्तिकरण के संबंध में हम जैसे बात कर रहे हैं, तो कौन से मतलब अभी तक बस्तर में क्या परिवर्तन देखा है आपने? मैं अपने पिछले जितने भी एक्सपीरियंस है, मैं बिल्कुल आज कहना चाहूँगी। बहुत सारे ट्राइबल क्षेत्र का मेरा दौरा लगातार रहता है काम के सिलसिले में, या उस जगह को जानने और समझने के लिए। अब मैं दूसरे जगह से जब मैं बस्तर को देखती हूँ, तो मैं ये पाती हूँ कि हम बहुत आगे हैं, हम दूसरे के मुकाबले बहुत आगे हैं किसी भी क्षेत्र में, लेकिन हम उन चीज़ों को रख नहीं पा रहे हैं। कुछ देर पहले बात हुई थी एक्सप्रेस की, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की बात हो रही है जी। यहाँ हम केवल फीलिंग एक्सप्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे अंदर में, हमारी बस्तर की महिलाओं में इतने स्किल भरे हुए हैं, बस उसको निकालने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, सोचने की ज़रूरत है। हमारे साथ में काफ़ी सारी महिलाएं काम करती हैं। लगभग मेरा हर दिन उन महिलाओं से रूबरू होता है, और वो सभी महिलाएं एक अलग अलग नॉलेज लेवल से आती है। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि एजुकेशन की बात अभी हो रही थी। मैं इसमें बोलना चाहूँगी कि एजुकेशन तो मस्ट है। जी बिल्कुल। अगर हम शिक्षित नहीं होंगे जी, तो मुझे नहीं लगता है कि हमें और ज्ञान मिलेगा या समझ में आएगा, क्योंकि अगर हम शिक्षित होते हैं तो हम अपडेट होते हैं चीज़ों को लेके, क्या चल रहा है दुनिया में इसकी जानकारी हमें होती है, और हम उसके अनुसार अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। तो जब मैं यहाँ बस्तर की महिलाओं की बात करती हूँ, तो मैं ये देखती हूँ कि आप जब ऐसा हम फेस रीड करते हैं, तो हमें देखते हैं कि शायद उनको कुछ पता नहीं है, काफ़ी ब्लैंक दिखते हैं वो लोग। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उसको प्लेटफॉर्म दीजिए, वो ऐसा एकदम झांसी की रानी के जैसा वो निकल के आएगी जिसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि मैं हर दिन उन महिलाओं, लड़कियों, बालिकाओं के साथ में काम करती हूँ, तो मैंने ये देखा है कि उसको एक बूस्ट की ज़रूरत है, एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, और बिल्कुल वो एकदम काफ़ी अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएगी। आगे मेरा सवाल है महफूजा जी से, बस्तर की जो महिलाएं हैं उनके लिए कौन कौन सी सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, और इन योजनाओं से महिलाएं किस तरह से लाभान्वित हो सकती हैं? जी, जैसे सबसे ज़रूरी है शिक्षा।
जी। तो उसके लिए सरकार की योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना जो पोस्ट ऑफिस में खाता के ज़रिए कुछ पैसे हम बचत करते हैं उससे होता है। तीसरा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सामर्थ्य योजना, जननी योजना, ऐसे कई सारी योजनाएं हैं जो भारत सरकार के द्वारा संचालित हो रही है और बहुत सी महिलाएं वर्ग इसका लाभ ले रही हैं। इसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम महिलाओं के लिए बात कर रहे हैं तो हम सीधा महिलाएं नहीं हैं, पहले जन्म से बिटियाँ होती हैं, बच्ची होती हैं जो स्कूल जाती हैं, तो हमें काम वहाँ करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को बच्चों को खासकर बेटियों को अगर आप स्कूल भेजते हैं, पढ़ाते हैं, तो आपको वहीं से आपका बेस मजबूत हो रहा है, बच्चियाँ जान रही है, शिक्षित हो रही है, उनके पास नॉलेज आ रहा है। इसके बाद स्वास्थ्य के प्रति, उसके बाद व्यवसाय के, राजनीति और बहुत सारे ऐसे मंच और मुद्दे हैं जिसके बारे में बच्चों को जानना चाहिए। दीप्ति जी, इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी अफूजा जी को कि ऐसा नहीं है कि महिलाओं के बारे में लोग सोच नहीं रहे हैं, सभी आगे आ रहे हैं। सरकार तो काफ़ी बेहतर काम कर रही है। जी जी। केवल बेटी पढ़ाओ की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। उनको अगर वो पढ़ी लिखी नहीं भी है और उसके अंदर में कोई हुनर है तो उसके लिए भी प्लेटफॉर्म देने को हमारी गवर्नमेंट तैयार है। इसके लिए सामर्थ्य योजना है और भी कई इस तरह की योजना है जिससे स्किल डेवलपमेंट लोग काम करें। मुफ्त सिलाई मशीन योजना है जिसका लाभ महिलाएं ले रही हैं और इससे भी उनकी आमदनी हो रही है और साथ साथ वो अपना घर चला पा रही हैं। ऐसे कई योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा संचालित है। जी, साथ ही साथ ये भी है कि अगर आपको और किसी चीज़ों में मदद की ज़रूरत होगी तो आप ये देखेंगे कि उनको लीगली भी उनको सपोर्ट कर रही है या फिर आप कुछ चीज़ों को बोल नहीं पा रहे हैं, आपके साथ कोई वायलेंस भी हो रहा है तो उसके लिए भी प्लेटफॉर्म, मतलब सरकार बहुत सारे स्कीम निकाले हैं। बस हमें ये है कि हमें जानना है और उस स्कीम का हमें लाभ लेना है। महफूजा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं तो इसके संदर्भ में हम विकास के लक्ष्य को किस तरह प्राप्त कर सकते हैं? बेसिक चीज़ें हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यवसाय, राजनीति, ये जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं जहाँ पे औरतों को खुलकर बोलने, पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता, हमें यहीं से काम चालू करना है। वैसे बस्तर में ये चीज़ कम देखने को मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रूण हत्या जैसे मामले ये हैं मेन मुद्दे। घरेलू हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रताड़ना, ऐसे कई मुद्दे हैं जिससे आज भी महिलाएं जूझ रही हैं। इसमें अवेयरनेस का काम हमें करना है, जो हमारी संस्थाएं, जो समाज सेवी हैं वो बराबर से कर रहे हैं। और भी जागरूकता लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा, जैसे हमने योजनाओं की बात करी, काफ़ी योजनाएं हैं जिस पर काम चल रही है। रेखा जी, अगला प्रश्न आपसे है कि महिला सशक्तिकरण में आप मुख्य बिंदु किसे मानती हैं? सबसे पहले तो मैं बार बार कहूँगी कि एजुकेशन मस्ट है, आपको शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है कि अगर आप एजुकेट होते हैं तो आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं और अपने लिए फ़ाइट कर पाते हैं आप, क्योंकि आपको उसकी समझ होती है। तो मुझे एजुकेशन मैं एकदम टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में रखूँगी कि हमारी बस्तर की महिलाओं को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। इस पे मैं एक छोटी सी अपनी घटना बताना चाहूँगी जी, कि जब हम देखते हैं कि राइट टू एजुकेशन की बात होती है कि जहाँ पर आप फेल नहीं हो सकते, आपको स्कूल जाना अनिवार्य है और आपको पढ़ाई करना अनिवार्य है। आप पढ़ाई करेंगे, आप पास होंगे। तो हम ये ऐसे क्यों समझते हैं कि ये सरकार चाहती है कि मैं पढ़ाई करूं इसलिए मैं पढ़ाई कर रही हूं। हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि मुझे पढ़ना है, उस पढ़ाई से मुझे कुछ सीखना है और चूंकि मैं पढ़ाई करूंगी तो मैं शिक्षित होंगी और मुझे बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। और जब मुझे ज्ञान मिलेगा तो मैं कल को हो सकता है कि एक अच्छे ओहदे में आ सकती हूँ। तो एजुकेशन तो मस्ट है। दूसरा ये है कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या अच्छा लगता है, क्योंकि हर महिलाएं बहुत स्किल्ड होती है, वो
हर क्षेत्र में होती है, चाहे वो घर का ही खाना बनाना को लेके क्यों ना हो। जी बिल्कुल। तो आप ये देखेंगे कि वो एक स्किल है जो उसको पता नहीं है, तो उस चीज़ों को भी आपको आगे आना होगा। अगर आप कुकिंग में काफ़ी अच्छे हैं तो आप कुकिंग से रिलेटेड जो है कोई स्किल बेस्ड ट्रेनिंग आप ले लीजिए, या फिर किसी और क्षेत्र से। तो ये सारी बिंदुएं हैं जिसमें आप आगे आ सकते हैं। अगर इन चीज़ों पे हम थोड़ा फोकस कर लेंगे तो मुझे लगता है कि हमारी बस्तर की महिलाएं जो है कहीं भी पीछे नहीं हो सकती। महफूजा जी, आप जैसे चुनौतियों की बात करते हैं तो आप उस चुनौतियों को कैसे फेस करती हैं? जो बाधाएं आती है ना, बोलते हुए बहुत ख़राब लगता है, जो बाधाएं आती है ना, अगर हम महिला सशक्तिकरण के ऊपर बात करें पर्टिकुलर इसलिए कि महिलाएं आगे क्यों नहीं आती हैं, क्यों नहीं बढ़ रही है, तो जितना हम समाज को इसका दोष देते हैं कि पुरुषों की वजह से, तो मैं बराबर समानता दोष देती हूँ महिलाओं को। कहीं ना कहीं महिलाएं को पीछे खींच रही हैं। तो ये एक मुद्दा है जो मैं इस बारे में चर्चा करना चाहती थी। और जैसे आपने पूछा, अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ और मैंने ठान लिया कि मुझे करना है, तो कितनी भी चुनौतियाँ हों मैं पीछे नहीं हटूँगी। और छोटी छोटी चीज़ें जो, जैसे मैंने बोला, साथ परिवार का साथ, अपनों का साथ बहुत ज़रूरी है चुनौतियों के लिए। तो जब मैं घर से निकलती हूँ तो मेरे पीछे मैं बहुत कुछ घर में छोड़ कर जाती हूँ जिसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरी बिटिया है 8 साल की, उनको देखने के लिए मेरा परिवार है, सबसे बड़ी चुनौती ये है। उसके बाद जब मैं बाहर निकलती हूँ तो सबसे पहला चीज़ जिस वजह से मैं यहाँ बैठी हूँ, महिला सशक्तिकरण, कि एक महिला होकर, एक लड़की होकर ये अंदर जंगलों में जाती है, काम करती है, कभी कभी लौटते हुए बहुत लेट हो जाता है, जो लोक लाज का शर्म बोलते हैं ना कि लोग बात करेंगे, ये एक चुनौती। दूसरा, इसके अलावा जानकारी का अभाव, ये एक चुनौतियाँ जिससे मैं इकट्ठा कर रही हूँ, मैं भी सीख रही हूँ। उसके बाद जो चुनौतियाँ आती हैं, इतनी रात तक आप घर से बाहर कैसे रहेंगी, जी है ना, ये बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है कि इतनी देर तक आप घर से बाहर कैसे रहेंगी। हालांकि आपका परिवार है, वो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हम जब काम करने निकले हैं और चुनौतियों की बात होती है तो सबसे पहला यही चीज़ होता है कि ये महिलाओं के रात में काम कैसे करेगी। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चुनौतियां हैं जिसका सामना हम कर रहे हैं। आप दोनों अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकालने के लिए और हमारे साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। नमस्कार।